गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के कार्यक्रम मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, प्रतिदिन इस कार्यक्रम में सुबह 9 से 10 बजे तक हम कक्षाएं चलाते हैं 6, 7 एवं 8 की। इस कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ हम आपको रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के वीडियो और कार्टून श्रृंखला भी दिखाते हैं। बच्चों, आशा है कि आप अपने घर पर ही विद्यालय के पढ़ाई का अनुभव ले रहे होंगे और आप इस कार्यक्रम को बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो तैयार है ना आप अपने कॉपी और कलम के साथ आज के पाठ के लिए? जी हाँ बच्चों, दूरदर्शन पर पढ़ाए जा रहे पाठों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप कॉपी में अवश्य नोट करते जाएं। साथ ही विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा है तो उसे भी आप नोट करते जाएं। तो चलिए तैयार हो जाते हैं आज विज्ञान विषय के पाठों के अध्ययन के लिए। आज हम कक्षा 6 में पढ़ेंगे भोजन जरूरी है भाग 3। फिर कक्षा 7 में प्राणियों के पोषण भाग 2 का अध्ययन करें। तत्पश्चात आज के मनोरंजक वीडियो में हम मीना कार्टून श्रृंखला के अंतर्गत एक कहानी देखेंगे जिसका शीर्षक है दहेज ना लेना ना देना। और अंत में हम कक्षा 8 में पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन की पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है भोजन जरूरी है। इसके 2 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा भाग है और तीसरा होने के साथ साथ ये हमारा आखिरी भाग भी है। चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि खनिज और लवण के स्रोत क्या क्या हैं और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कुपोषण के ऊपर कि आखिर कुपोषण होता क्या है। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर किस किस तरह की परेशानियां हमें होती हैं जब हम खाद्य पदार्थ को ठीक तरीके से नहीं लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नमक की, तो भोजन में अत्यधिक नमक के इस्तेमाल से उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है। अब हाइपरटेंशन क्या होता है? दरअसल हाइपरटेंशन या फिर उच्च रक्तचाप में जो हमारा ब्लड प्रेशर है यानी कि जो रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। अब इससे परेशानी क्या होती है कि जो हमारी धड़कनें हैं वो तेज हो जाती हैं और इसकी वजह से हमें सिर दर्द होने लगता है या फिर थकावट सी महसूस होती है और भी बड़ी सारी परेशानियां हाइपरटेंशन की वजह से हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाने में जितना नमक डालना चाहिए सिर्फ उतना ही डालें। और जिन लोगों को पहले से उच्च रक्तचाप की परेशानी है उन्हें सलाह दी जाती है कि वो खाने में नमक कम लें या फिर नमक डालें ही ना। चलिए अब जानते हैं कुपोषण के बारे में। अब तक हमने बात करी कि किस तरीके से खाद्य पदार्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और खाद्य पदार्थ को ठीक तरीके से ना लें तो हमें कई सारी बीमारी हो सकती है। कुपोषण दरअसल वही है, यानी कि कुपोषण में हम खाद्य पदार्थ को ठीक तरीके से नहीं लेते, शरीर को आवश्यक तत्व नहीं मिल पाते और इसी को कहा जाता है कुपोषण। कुपोषण से बहुत सारी परेशानियां होती हैं और आप शायद ना जानते हो, परंतु अभी भी कई सारे देशों में ऐसी हालत है कि लोगों को खाना नहीं मिल पाता और वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कुपोषण कितने तरह का होता है। कुपोषण की पहली बीमारी है सूखा रोग, जिसे मराजमस भी कहते हैं। ये होता है जब हम खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कौन से खाने में होता है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है वो है मराजमस यानी कि सूखा रोग। तो प्रोटीन होता है पल्स यानी कि दालों में, दूध में, मछली में, मीट और अंडे में और दूध से बनी सभी चीज़ों में। वहीं कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो चावल में होता है, ब्रेड में होता है, रोटी में होता है, आलू और केलों में होता है।
चलिए बात करते हैं अगली बीमारी की। अगली बीमारी है क्वाशियोर्कर। ये प्रोटीन की कमी से होता है। हमने अभी जाना कि प्रोटीन किन चीजों से मिलता है। इस बीमारी में क्या होता है कि शरीर तो पतला रहता है, परंतु जो पेट होता है वो मोटा हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ इन बच्चों का पेट देख सकते हैं, ये मटके की तरह मोटा हो चुका है। चलिए अगली बीमारी देख लेते हैं। अगली बीमारी है रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी। क्या आपको याद है कि ये किस वजह से होता है? ये दरअसल होता है विटामिन ए की कमी से। और इसमें क्या होता है कि रात को दिखना बंद हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे रात को तो किसी को नहीं दिखता। दरअसल इस बीमारी में क्या होता है कि जो रोगी होते हैं उन्हें शाम के वक्त भी कुछ दिखाई नहीं देता, और शाम के वक्त उन्हें ऐसा लगता है जैसे गहरी रात हो चुकी हो। तो चलिए जान लेते हैं कि विटामिन ए किन तत्वों में होता है। विटामिन ए गाजर के अंदर होता है, ये पपीते के अंदर होता है, मिर्ची के अंदर होता है, टमाटर के अंदर होता है, और कुछ हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली बीमारी की, जो है घेंघा। इसे इंग्लिश में कहते हैं गॉइटर। इसमें क्या होता है कि गले की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, यानी कि उनकी सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो कमजोर पड़ जाती है। इसका कारण होता है आयोडीन की कमी, और इसकी वजह से गले का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। तो आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? दरअसल हम जो खाना खाते हैं वो आयोडाइज्ड होता है और उसके अंदर पहले से ही आयोडीन मिला होता है। तो अगर हम खाने में ठीक तरीके से नमक को लें तो हमें ये परेशानी नहीं होगी। अगली बीमारी है अनीमिया। अनीमिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। दरअसल इसमें क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है। अब खून की कमी का मतलब क्या है? दरअसल खून की कमी का मतलब है कि जो लाल रक्त कोशिका होती है उसमें कमी आ जाती है। अब लाल रक्त कोशिका का काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। अगर इनकी संख्या कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से परेशानियां होती हैं, जैसे कि हमें थकावट महसूस होती है, और हमें बदन में दर्द होता है, और सिर दर्द होता है, और बहुत सी परेशानियां होती हैं। हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अस्थि और दंत क्षय के बारे में। इसमें क्या होता है कि हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ये परेशानी होती है कैल्शियम की कमी के कारण, और इससे बचने का तरीका है वो खाद्य पदार्थ लेना जिनमें कैल्शियम पहले से हो। अब आप जानते ही हैं कि कैल्शियम दूध और दूध से बनी चीज़ों में होता है, जैसे कि दूध हो गया, बटर हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम हो गई। इन सभी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और इसीलिए हमें दूध पीना चाहिए। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की अधिकता के बारे में। दरअसल आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि पोषक तत्वों की कमी के कारण परेशानी होती है तो हमें बहुत सारा खाना खा लेना चाहिए। जितना ज़्यादा खाना हो सके हम अगर उतना ज़्यादा खाना खा लें तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल ऐसा नहीं है। अगर हम अधिक मात्रा में भोजन करते हैं तो वो भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसमें शरीर मोटा हो जाता है और उससे अलग अलग तरीके के रोग होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो हमें खाना सिर्फ उतना ही खाना है जितना शरीर को चाहिए, ना उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। परंतु लोग क्या करते हैं, वो खाते हैं जंक फूड और फास्ट फूड। क्यों? क्योंकि इनका स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया। ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। आप ज़रा इनके नाम पर ही ध्यान दीजिए। इन्हें फास्ट फूड कहा जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, परंतु इनका दूसरा नाम है जंक फूड, और जंक का मतलब होता है कचरा। दरअसल ये जो फूड होते हैं, यानी कि ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और इनसे हानिकारक चीज़ें ज़्यादा होती हैं और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली परेशानी की। हो सकता है कि जो हम खाना खाने जा रहे हों उसमें पोषक तत्व बहुत हों और फिर भी हमें परेशानी हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो भोजन दूषित हो, जैसे कि ठेले पर मिलने वाली सामग्रियां या फिर बासी खाना।
तो ऐसे खाने को खाने से क्या होता है कि पोषक तत्व तो मिलते हैं, परंतु उनके साथ कुछ कीटाणु भी हमारे शरीर में चले जाते हैं, जिनसे रोग हो जाते हैं। और ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें ठेले वगैरह पर मिलने वाले खाने को नहीं खाना चाहिए, और उसी तरीके से जो खाना बासी हो जाता है, हमें उसे भी नहीं खाना चाहिए। हमें अच्छा और फ्रेश खाना खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने जाना खनिज लवण के स्रोत के बारे में, और हमने जाना कि आखिर कुपोषण क्या होता है। धन्यवाद। भोजन में अत्यधिक नमक के इस्तेमाल से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शंस हैं ए हाइपरटेंशन, बी बेरी-बेरी, सी रतौंधी या डी स्कर्वी। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइपरटेंशन। इनमें से कौन जंक फूड की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शंस हैं ए पिज्जा, बी रोटी, सी सब्जी या डी शरबत। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए पिज्जा। किस तत्व की कमी से बच्चे की वृद्धि रुक जाती है? ऑप्शंस हैं ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा या डी जल। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोटीन। कौन सी बीमारी में गले की ग्रंथि फूल जाती है? ऑप्शंस हैं ए घेंघा, बी क्वाशियोरकर, सी रतौंधी या डी सर दर्द। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए घेंघा। हमारा भोजन दूषित कैसे होता है? ऑप्शंस हैं ए सूक्ष्म जीवों द्वारा, बी खुला छोड़ने पर, सी बासी होने पर या डी उपर्युक्त सभी। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी के स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है प्राणियों में पोषण। हम इसका पहला भाग पहले कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे पाचन तंत्र के मुख्य अंग के बारे में, और हम जानेंगे दांत के बारे में, और वहां पर हम जानेंगे दांतों के प्रकार के बारे में।
और उसके बाद हम बात करेंगे दूध के दांत के ऊपर कि आखिर दूध के दांत क्या होते हैं, और उसके बाद हम अंत में जानेंगे कि आखिर जीभ क्या होती है और इसके क्या कार्य हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र के मुख्य अंगों को जानते हुए। दरअसल हमारा जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही ज्यादा जटिल है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर इस जटिल पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो पाचन तंत्र के मुख्य अंग हैं, सबसे पहला तो मुख एवं मुख गुहा। इससे क्या होता है कि हम खाना को खाते हैं, यानी कि सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर भोजन जाता है। उसके बाद आती है बारी ग्रास नली की, जिसे इंग्लिश में एसोफेगस कहते हैं। ये क्या करता है, ये खाने को मुंह से अमाशय तक पहुंचाता है। इसके बाद बात आती है अमाशय की, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में स्टमक। अमाशय क्या करता है, ये खाने को पचाता है। उसके बाद बात आती है छोटी आंत की, वहां भी खाना पचता है। और फिर बात आती है बड़ी आंत की, जहां पर जो खाना नहीं पचा हुआ होता वो वहां पर रुकता है और फिर कुछ देर बाद वहां से निकल जाता है। तो चलिए बात करते हैं मुख एवं मुख गुहा के बारे में, जिसे इंग्लिश में माउथ एंड बकल कैविटी कहते हैं। तो माउथ की बात करें तो माउथ में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है दांत। ये क्या करते हैं, ये जो हम खाना खाते हैं उन्हें चबाता है। अब इससे क्या होता है कि जो खाने के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिससे उनका पचना आसान हो जाता है। वहीं दूसरा होता है जीभ। जीभ का काम होता है मुंह के अंदर खाने को मिलाना। इनके साथ ही हमारे मुंह में एक एंजाइम भी होता है, जिसका नाम होता है अमाइलेज। इसका काम क्या होता है कि ये हमारे खाने को एक तो गीला बनाता है और दूसरा मुलायम बनाता है। इसे हम आम भाषा में लार के नाम से भी जानते हैं। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं तो मुंह में अपने आप ही पानी आने लगता है। दरअसल ये अमाइलेज होता है। तो हमारे मुंह में क्या होता है कि खाने को चबाया जाता है दांतों से, और उसके बाद जीभ अमाइलेज के साथ जो खाना होता है उसे मिला देती है, और उसके बाद जब हम इसे निगलते हैं तो एसोफेगस से होता हुआ जो खाना है वह अमाशय तक पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर दांतों की बात करते हैं। दांतों की संख्या कुल 32 होती है। यहाँ पर मनुष्यों में अगर हम दांतों के प्रकार की बात करें तो टोटल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहला है कृतक। ये चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे आगे वाले दांत होते हैं। दूसरा है रदनक। रदनक को किसी भी खाने को चीरने या फिर अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे तरह के दांत जो होते हैं वो है अग्र चवर्णक। इनका काम होता है भोजन को चबाना। ये भोजन को चबाने में हमारी मदद करते हैं। और आखिरी तरह के जो दांत पाए जाते हैं वो है चवर्णक। ये हमारे पीछे वाले दांत होते हैं जो भोजन को निगलने से पहले चबाते हैं। चलिए एक बार इन सभी के काम को थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। जैसा कि हमने अभी बात करी है, टोटल 4 तरह के दांत होते हैं। सबसे पहला होता है इंसिजर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कृतक। इंसिजर्स का काम क्या होता है कि ये भोजन को काटने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर हमें किसी चीज को काटना हो तो उसके लिए हम इंसिजर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरह के दांत होते हैं कैनाइन्स, जिसको हिंदी में कहते हैं रदनक। रदनक का काम क्या होता है, रदनक हमारी मदद करता है भोजन को चीरने में, क्योंकि ये नुकीले दांत होते हैं, इनसे चीजें चीरी जा सकती हैं। तीसरे होते हैं प्रीमोलार्स। प्रीमोलार्स का हिंदी में मतलब होता है अग्र चवर्णक। इनका काम क्या होता है, प्रीमोलार्स जो होते हैं वो भोजन को चबाने में इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद आते हैं मोलार्स, यानी कि चवर्णक। चवर्णक का काम क्या होता है कि ये भोजन को चबाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए दांतों के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे कि दूध के दांत। बचपन में जो हमारे दांत उगते हैं उन्हें दूध के दांत कहा जाता है।
ये दांत बाद में टूट जाते हैं, परंतु टूटने के बाद जो नए दांत उगते हैं वो उसके बाद नहीं टूटते। जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, परंतु जब बाद में दांत उगते हैं तो हमारे 32 दांत उगते हैं। अब दांत की बात करी है तो चलिए जान लेते हैं दांत से जुड़ी हुई परेशानी को। दांत में जो परेशानी होती है उसका नाम है दंत क्षय, जिसे इंग्लिश में हम टूथ डीके कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मुंह में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे जो दांत होते हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जीवाणु हैं उनको हटाने के लिए हमें रोज ब्रश करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो जीवाणु होंगे वो मुंह में नहीं बचेंगे और जो दंत क्षय है वो नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि जीवाणु जो होते हैं वो हमारे दांतों में आते क्यों हैं? दरअसल हम जितनी भी मीठी चीजें खाते हैं वो हमारे साथ साथ जीवाणुओं को भी अच्छी लगती है, और क्योंकि हमारे दांतों में जो मीठी चीजें चिपक जाती है जीवाणु उन्हें खाने आ जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी मीठी चीजें खाएं उसके बाद ब्रश जरूर कर लें। चलिए जीभ की बात करते हैं। दरअसल जीभ एक मांसपेशियल अंग है। यही कारण है कि हम जीभ को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। जीभ एक तो भोजन को मिलाने में हमारी मदद करता था, उसके साथ साथ जीभ हमारी बोलने में भी मदद करता है। जीभ के और भी काम होते हैं, जैसे कि जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। यही कारण है कि हम जो इतने स्वादिष्ट भोजन खाते हैं हमें उनका स्वाद पता चल पाता है। इनसे विभिन्न प्रकार के स्वादों का पता चलता है, जैसे कि खट्टा, मीठा, नमकीन इत्यादि। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना पाचन तंत्र के मुख्य अंग के बारे में, जहां पर हमने बात करी दांत के बारे में, और हमने जाना दूध के दांत क्या होते हैं, और उसके बाद हमने बात करी जीभ के बारे में। हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं जो भोजन चबाते समय निकलती हैं? ऑप्शंस हैं ए 3 जोड़ी, बी 2 जोड़ी, सी 1 जोड़ी या डी 10 जोड़ी। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 जोड़ी। अमाइलेज नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए मुख में, बी पेट में, सी छाती में या डी सर में। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए मुख में। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य कौन सा दांत करता है? ऑप्शंस हैं ए रदनक, बी कृंतक, सी अग्रचवर्णक या डी चवर्णक। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए रदनक। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस हैं ए 10, बी 20, सी 32 या डी 18। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 20। हमें बोलने में कौन सा अंग मदद करता है? ऑप्शंस हैं ए जीभ, बी हाथ, सी पेट या डी गर्दन। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए जीभ। तो बच्चों अब समय हो गया है आज के मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी का। आज हम देखेंगे मीना की एक और कहानी जिसका शीर्षक है दहेज ना लेना ना देना। जैसा कि हमने आपको बताया है, मीना 9 साल की एक बच्ची है। मीना अपने सूझबूझ से अपने माता पिता और समाज को बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूक करती है और यह शिक्षा देती है कि यदि आत्मविश्वास प्रबल है तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मीना के इस रोमांचक कहानी को।
दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ देखो तो उस लड़के को, कैसे बना ठना है। ये है कौन? चलो मजा आएगा। मीना चलो हमारे साथ। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। भागो यहाँ से शैतान कहीं के। क्या बात है तारा? क्या बताऊं? मेरी शादी की बात कर रहे हैं। कहते हैं 18 साल की हो गई हूँ। शादी? क्या शादी? अरे बाप रे, इन लोगों से? सच मीना, मैं इस आदमी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। ये बस पैसे के पीछे हैं, लड़की की बात ही नहीं पूछते। तुम अपने माता पिता से कुछ कहती क्यों नहीं? अरे मीना, क्या कहती हो? अम्मा बाबा से शादी की बात? हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। ओह तारा, ऐसा क्यों कहती हो? मैं माँ और दादी से कहूंगी, वे सब ठीक कर देंगे। हम कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं। बस एक साइकिल और 20,000 रुपए। मेरा भाई ठीक कहता है। मेरा बेटा बाका जवान है, शहर में अच्छा कमाता है। कितने खराब लोग हैं ये, बड़े ही लालची हैं। लेकिन मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से? मुझे तो अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। अगर तुम दहेज का इंतजाम नहीं कर सकते तो शादी कैसे होगी? हैं? इसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं। अबे ओ लड़की, मिठू। और फिर उन्होंने चाचा से बहुत सा रुपया और साइकिल देने को कहा। लेकिन वो इतना पैसा लाएगा कहाँ से? हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हाँ, आजकल तो इतना बड़ा दहेज देना आम बात हो गई है। क्या दहेज देना ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर आजकल लड़के वाले बहुत दहेज मांगने लगे हैं। जब मैं बड़ा होऊंगा, शादी करूंगा, मैं दहेज नहीं मांगूंगा। शाबाश राजू, तुम तो सयाने हो गए। वो कहते हैं ना, जिसने लड़की दी उसने सब कुछ दिया। पापा, मैं नहीं चाहती कि आप और माँ मेरी शादी में दहेज दें। ठीक कहती हो मीना, अगर हर कोई दहेज लेने और देने से इनकार कर दे तो ये रिवाज अपने आप बदल जाएगा। तो बोले दहेज न लेना न देना। हाँ। दहेज न लेना न देना। जाओ, जाकर उस बनिए और उसके भाई को ये बताओ। दहेज न लेना न देना, दहेज न लेना न देना, दहेज न लेना न देना। आपको मालूम है चाचा, दहेज लेना गैर कानूनी है, इससे जेल भी हो सकती है। मुझे मालूम है, लेकिन ये लोग क्या जाने, इसीलिए हम जो चाहे मांग सकते हैं। हाँ? दहेज न लेना न देना। बेवकूफ तोते, क्यों करे कोई दहेज से इनकार है? अगर ये लोग इतने बुद्धू हैं तो हम शादी के बाद भी इनसे कई चीजें मांग सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में? अरे ये तो मीना का तोता है, जाके सब बता देगा। इधर आओ, इधर आओ। भाई मेरे, परेशान क्यों होते हो? तोता ही तो है। तोता? मैं हूँ मिट्ठू। बनिए कि यहाँ क्या हुआ मिट्ठू? साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। इसका क्या मतलब हुआ? दादी, आपको कुछ समझ में आया? हाँ, ऐसा है।
यानी ये लालची लोग शादी के बाद और भी दहेज मांगने की सोच रहे हैं। कितने लालची हैं। लालची। चलो तारा को बताएं। अरे तारा, क्या हुआ? बताओ ना। तारा, वो लोग बहुत खराब है। वो लोग शादी के बाद और भी सामान मांगने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता? मिट्टू ने सुना। साइकिल आप, मोटरसाइकिल बाद में। अरे ये तो हद हो गई। क्या हुआ? क्या बात है तारा? तारा दहेज की बात पर गुस्सा है। पर क्यों? दहेज तो हमें देना ही पड़ेगा। दहेज के बिना कौन लड़की लेगा? मैं लूंगा बड़े होने पर। काश हम ये रिवाज बदल सकते। पर आप लोग सुनिए तो जरा, शादी के बाद वो लोग मोटरसाइकिल मांगेंगे। क्या? तुम्हें कैसे पता? मिट्टू ने उन्हें कहते सुना है। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। हम कहाँ से देंगे? न जाने कैसे लोग हैं, कितने लालची हैं सबके सब। अब करें क्या? मना कर दीजिए। हाँ, यही ठीक है, हम मना कर देंगे। हाँ बिल्कुल। दहेज न लेना न देना। यही नहीं, हमें इन लोगों के बारे में दूसरों को भी बता देना चाहिए। चलो हम मुखिया से बात करें। ये लालची लोग सिर्फ दहेज ही नहीं मांग रहे हमसे, शादी के बाद भी बहुत कुछ हड़पने का इरादा है इन लोगों का। जब वो कल आएंगे हम धक्का मार बाहर करेंगे। मैंने सुना है वो घर घर जाकर शादी के लायक लड़कियों के बारे में पूछ रहे हैं। और उन्हें तो बस दहेज से मतलब है। इन लालची लोगों का पत्ता ही काट देना चाहिए। बिल्कुल, सब लोगों को यही करना चाहिए। आपको पता है दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है। मुझे नहीं मालूम था। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आमतौर पर जब कोई अच्छा लड़का मिलता है तो दहेज देना ही पड़ता है। और लोग भी अपनी लड़कियों को दहेज देना चाहते हैं। यही तो सारी बात है। इस रिवाज को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। मिट्ठू ठीक कहता है। मैं तो नहीं बिकने वाला। मैं जब शादी करूंगा तो दहेज बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं भी नहीं लूंगा। मैं अपने माँ और बाबा को दहेज नहीं देने दूंगी। मुझे तुम पर नाज है बच्चों। हर एक लड़के और लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। ठीक कहा। आओ हम सब कसम खाएं कि ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे। दहेज न लेना न देना। न लेना न देना। और क्या कहना है? तो क्या तय किया है आपने? अगर आज दहेज का फैसला नहीं होता है तो हम शादी से इनकार कर देंगे। कहिए ना पिताजी। हाँ, हम इनकार कर देंगे और हम कोई दहेज वहेज नहीं देने वाले। बस। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग बड़ी भारी गलती कर रहे हो। बिना दहेज के तुम्हारी लड़की का ब्याह नहीं हो सकता। हमें कोई जल्दी नहीं है, देखेंगे। हम देख लेंगे। उठो, चलो। अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है। हाँ, चलो। और बहुत सी लड़कियां हैं। चलो पहले वाले घर में चलते हैं, दहेज कुछ कम कर देंगे। दहेज न लेना न देना। ओह, मैं तो चला। यहाँ रहकर मुझे अपनी शामत नहीं बुलानी है। बीमारी बीमारी दहेज भरे
खुशियाँ सारी, बीमारी बीमारी, दहेज पूरी बीमारी। अंधेरा अंधेरा। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, क्या उनको खुशियाँ दे क्या दे हम, वे भी तो कल के सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको मन चाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, लड़की भी जाए स्कूल सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना, भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छाभिलाषा। बंधन हटाओ उनके, आगे बढ़ाओ उनको, सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। तो दोस्तों, आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान बहुत ही ज़्यादा है, अतः इस अध्याय का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वे इस प्रकार हैं: खरीफ फसल और रबी फसल। फसल के प्रकार। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं: धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक कार्य फसल की अवधि में करने पड़ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी तैयार करना, बीजों की बुआई, सिंचाई इत्यादि। अतः वे सभी क्रियाकलाप जो एक फसल की अवधि में किया जाता है उन कार्य को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। वे क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं: मिट्टी तैयार करना, बुआई,
खाद्य एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। आइए अब इन सब क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे पौधे की जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। इससे पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। हालांकि आप ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही साधारण है। मिट्टी में रहने वाले केंचुआ और सूक्ष्म जीव की वृद्धि करने में पोली मिट्टी सहायक होती है। ये जीव मिट्टी को ह्यूमस बनाते हैं। हम जानते हैं कि मिट्टी की ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। अतः इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब मिट्टी तैयार करने वाले कुछ उपकरण के बारे में भी चर्चा करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आमतौर पे हम कृषि औजार भी कहते हैं। ये भी आधुनिक और परंपरागत हो सकते हैं। आधुनिक तौर पर कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। परंपरागत तौर पर मिट्टी को तैयार करने के लिए हल, कुदाली इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी हल से तो परिचित ही हैं। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। आधुनिक कृषि कार्य के मिट्टी को तैयार करने के लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। इससे काफ़ी समय की बचत होती है और श्रम की भी। बुआई। अब अगले क्रियाकलाप बुआई के बारे में चर्चा करते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा कि बीजों को बोने से पहले स्वस्थ और क्षतिग्रस्त बीजों को अलग कर दिया जाता है। बुआई में उपयुक्त औजारों के बारे में जानते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में उपयोग किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। आप बड़े पैमाने पर बुआई के लिए आजकल सील ड्रिल का उपयोग किया जाता है, यानी सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इससे बीजों की सही तरह से बुआई सफल हुई, जिसमें बीजों के बीच की समान दूरी और गहराई सम्मिलित है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक के बारे में हम परिचित हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। हम जानते हैं कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करते हैं जो उनके वृद्धि के लिए आवश्यक है। लेकिन बार बार फसल उगाने के बाद उस क्षेत्र में किसी खास पदार्थ की कमी हो जाती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर से खाद डालते हैं। ये प्राकृतिक और रासायनिक दोनों तरह के हो सकते हैं। प्राकृतिक में वर्मी कंपोस्ट आते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन रासायनिक उर्वरक वो होते हैं जिसमें कोई खास तरह के ही पोषक तत्व की मौजूदगी होती है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। सिंचाई। अब फसल की एक महत्वपूर्ण इकाई सिंचाई के बारे में चर्चा करते हैं। प्रत्येक पौधों को पानी
ज़्यादा या कम जरूरी होती है। पौधे के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन यानी विकास के लिए जल का विशेष महत्व है। आप घर के आसपास बागवानी करते हुए इसे देख सकते हैं। जैसे हम बागवानी में हम सुबह शाम पानी डालते हैं। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। अतः विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसे भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, पारंपरिक तरीके और आधुनिक तरीके। पारंपरिक तरीकों में मोट यानी घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट इत्यादि आते हैं। इन सभी यंत्रों के बारे में अगर आप ज़्यादा विस्तार से चाहे तो किसानों से चर्चा कर सकते हैं। सिंचाई के आधुनिक तरीके। इस विधियों की मदद से हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं, यानी पानी की बर्बादी कम से कम हो। हम जानते हैं कि हमारे देश में पानी की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतः सिंचाई में पानी की बर्बाद ना हो, इसलिए आधुनिक विधि का प्रयोग कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विधि में छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र आते हैं। इन विधियों को आप बड़े फॉर्मों में देख सकते हैं। खरपतवार से सुरक्षा। इन सब के बाद महत्वपूर्ण चरण खरपतवार से सुरक्षा होता है। अगर आप कभी खेतों के निकट गए होंगे तो आपने देखा होगा कि फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं। खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, यानी फसल की विकास को रोकते हैं। इनके नियंत्रण के लिए रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी भी कहते हैं। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। हालांकि ज़्यादा रसायनों का प्रयोग भी हमारे लिए हानिकारक है। कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। इसे मशीनों की मदद तथा पारंपरिक तरीकों से भी किया जाता है। यह किसानों पे डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है कि वो फसल कितने क्षेत्र में, यानी उनके फसल का आकार कितना है। मशीनों में हार्वेस्टर और कंबाइन आते हैं, जिसे बड़े बड़े फॉर्मों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे समय और मजदूरों की बचत होती है। कटाई का समय किसानों के लिए सबसे हर्षोल्लास का समय होता है। इसलिए कटाई के बाद किसान कई त्योहार भी मनाते हैं। भंडारण। सबसे अंतिम चरण भंडारण आता है। यह एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि फसल के उत्पादन के बाद उसका उपयोग तुरंत हम नहीं कर सकते हैं। अतः उन्हें अधिक समय तक रखने के लिए उसे नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। इसीलिए फसल को पहले धूप में सुखाकर फिर उन्हें बड़े पात्रों में सुरक्षित रखा जाता है। इस कार्य के लिए बड़े बड़े साइलो और भंडार गृह का उपयोग किया जाता है, जिनसे उनमें कीड़े मकोड़े ना लगे। अतः इस पूरे अध्याय में हम महत्वपूर्ण पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में विस्तार से जाने हैं। खरीफ फसल को किस ऋतु में उगाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए
वर्षा, बी ग्रीष्म, सी बसंत या डी शीत। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्षा। बड़े पैमाने पर बुआई करने के लिए किस औजार का उपयोग होता है? ऑप्शंस हैं ए कल्टीवेटर, बी कीप, सी कुदाल या डी सीड ड्रिल। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी सीड ड्रिल। खेतों से खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए सिंचाई, बी बुआई, सी निराई या डी कटाई। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी निराई। मिट्टी में रहने वाले केंचुआ और सूक्ष्म जीव मिट्टी को क्या बनाते हैं? ऑप्शंस हैं ए नर्म, बी सूखा, सी ह्यूमस या डी पथरीला। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी ह्यूमस। विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं ए बुआई, बी सिंचाई, सी भंडारण या डी कटाई। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंचाई। बच्चों, आशा करती हूँ आज के एपिसोड में पढ़ाए गए पाठों पर आपकी अच्छी समझ बनी होगी। साथ ही पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आज पढ़ाए गए विषय के संबंध में कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर 9431043527 पर लिख सकते हैं या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। प्रतिदिन दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम को YouTube के इकोवेशन चैनल पर अपलोड भी किया जाता है। जी हाँ बच्चों, आप आज के एपिसोड को 12 बजे के बाद YouTube पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय नाम से सर्च कर कभी भी देख सकते हैं। बच्चों, आपके लिए एक और जानकारी है जिसे सुनकर आप इस कार्यक्रम में और अधिक रुचि लेंगे। आपके स्वरचित कविता, कहानी, पेंटिंग को या उनके छोटे छोटे 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाकर आप अपने नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम एवं जिला के नाम के साथ स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। चयनित प्रविष्टियों को आने वाले एपिसोड में भी दिखाया जाएगा। तो बच्चों, इसी तरह मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम पर आप पढ़ते रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।